और इसी के साथ समिति की जो कन्वीनर है संयुक्त का मंच में हाजिर हूँ और अपना आशीर्वाद यहाँ से बोलें। तालियां बच्चों पर अपना मार्गदर्शन देंगी। उनके व्याख्यान से आज हमें ये समझने में सहायता मिलेगी कि कैसे हम प्राकृतिक तरीकों से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। परिवार से हैं और उनको लंबे समय से डायबिटीज की समस्या, उन्होंने कई प्रकार की एलोपैथिक और अन्य प्रकार की दवाइयाँ उसकी, लेकिन उनको कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। इसी क्रम में उन्होंने अचानक से प्राकृतिक चिकित्सा की यानी कि नेचुरोपैथी के बारे में सुना और वो उसको आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आहार में परिवर्तन किया, नियमित योग और प्राणायाम को अपनाया और प्राकृतिक उपचारों का अनुसरण करके कुछ महीनों बाद ही उनका शुगर लेवल बिल्कुल नियंत्रित हुआ और वो बिना दवाइयों के अपना स्वस्थ जीवन जीने लगी। तो ये कहानी एक हमें ऐसी सीख देती है कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी हम अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को कैसे सुधार सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आज के इस व्याख्यान को शुरू करते हैं और मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें। उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और आज का लेक्चर से ज़रूर आप लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यदि मैं आपको पूछना चाहूँ कि कितने लोग प्राकृतिक चिकित्सा शब्द से अवगत हैं तो हाथ उठा दीजिए प्लीज। अच्छी बात है कि लगभग 20% लोग तो अवगत है ही हैं। कितने लोगों ने कभी चिकित्सा अनुभव की है? चिकित्सा का ज्ञान होना और चिकित्सा लेना, जैसे भाप स्नान है, मिट्टी चिकित्सा है, एनिमा है, मसाजेस हैं, ऐसा कितने लोगों ने किया? उपवास है 5%, है ना? तो कितनी जागरूकता की आवश्यकता है? कितने लोगों को पता है कि BNYS एक बैचलर नेचुरोपैथी कोर्स है 5.5 साल का, जो इक्विवेलेंट टू MBBS है, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं और दिस इज द राइट एज। अगर इसके बाद लोग प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ते हैं 30-35 के बाद, तो वो ऐसा नहीं कर पाते कि 5.5 साल अपनी लाइफ को दें, चाहे वो कितने भी अवेयर हो जाएं। तो ये एक जागरूकता का विषय है कि गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, सरकार पूरा रजिस्टर्ड कोर्स है, जैसे MBBS है वैसे ही BNYS है। तो हमारे भारतवर्ष में कुछ पद्धतियां प्रचलित हैं जिनसे हम ठीक होते हैं। आयुर्वेदा हम सब जानते हैं, जिसमें हम वात पित्त कफ को बैलेंस करके ठीक करते हैं। होम्योपैथी का अपना सॉल्ट फॉर्मूला है जो कि इस पे बेस्ड है कि कभी वो जंगल के फूलों का एब्स्ट्रैक्ट, कभी इस तरह के कुछ सॉल्ट के एब्स्ट्रैक्ट से वो ठीक करते हैं। नेचुरोपैथी का फॉर्मूला है कि वो एकदम प्लांट बेस्ड डाइट की बात करती है, प्रकृति के 5 तत्वों की बात करती है कि किसी की जरूरत नहीं, औषधि की भी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि शरीर में मॉर्बिड मैटर है, मतलब विषाक्त तत्व हैं, उनको आप निकाल दीजिए, डिटॉक्स कर दीजिए, बॉडी ठीक हो जाएगी। और किससे निकाल दीजिए? सिर्फ 5 तत्वों से, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश। यही 5 महाभूत आपके लिए औषधि का काम कर सकते हैं यदि आप इनको शामिल कर लें। इसी तरह MBBS होता है तो आपको पता ही है कि वहाँ पे वो केमिकल फॉर्मूले पे बेस्ड है और वो कैलोरी बेस्ड है ना? कैलोरीज कितनी है उस पे बेस्ड होकर के वो इलाज करते हैं। भले ही आप मैगी खा लो, चाय पी लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर प्राकृतिक चिकित्सा में फर्क पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि वो ही आपकी औषधि का काम कर रहा है। तो ये सारी यूनानी, तिब्बती, सिद्धा, ये सारी रजिस्टर्ड प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं हमारे भारतवर्ष में। इनमें से जो सबसे अच्छी खूबसूरत है वो प्राकृतिक चिकित्सा है। कुछ ये भी कि मैं पिछले 22 सालों से प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रही हूँ। पहले मैं भी MBBS करना चाहती थी और मैंने 6th से इंटर तक नवयुग कन्या विद्यालय में पढ़ाई की है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे
खड़े होकर के। एक साल ड्रॉप करना था, CTFG की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए हमने ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं किया था, यूनिवर्सिटी से किया। तो उसके बाद फिर प्राकृतिक चिकित्सा की, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था MBBS में, आयुर्वेद होम्योपैथ करने का मन नहीं था। और आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा करती हूँ, क्योंकि MBBS डॉक्टर भी अब मेरे पास आने लगे हैं। तो जो आज का टॉपिक है पोषण, उस पे चलते हैं और उससे कनेक्ट करके नेचुरोपैथी को समझाती हूँ, क्योंकि पोषण पे ज़्यादा, न्यूट्रिशन पे वर्कशॉप है, तो उसके आगे पीछे जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पोषण से एक शब्द आता है दिमाग में कि न्यूट्रिशन, जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली हमारे डाइट में होनी चाहिए, वो आप सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, विटामिन्स। ठीक है, तो मोटे तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ऊर्जा के लिए, है ना, हमें एनर्जी चाहिए। और प्रोटीन्स लेते हैं, हम एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर शरीर का निर्माण हो चुका है तब भी प्रोटीन चाहिए क्या? और उतना ही प्रोटीन चाहिए जितना निर्माण होते समय हो रहा था। तो 22 साल के बाद हमें उतना प्रोटीन नहीं चाहिए जितना हमें 18 साल से 20 साल तक के बच्चे को प्रोटीन चाहिए या यंग एडल्ट को प्रोटीन चाहिए, और 40 साल के बाद और उतना नहीं चाहिए। तो ये, और फिर अगर आप उतना खा रहे हैं तो आपको उतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक्सेसिव प्रोटीन हमारी बॉडी में जमा हो रहा है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट और मिथ जो पूरे जगह पे फैलता जा रहा है। चाहिए प्रोटीन, पर तब मसल की, सेल की रियर एंड टीयर के लिए चाहिए सिर्फ, उतने लेवल का नहीं चाहिए। अगर हम सिर्फ बैठे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जो आज की है, या हम लैपटॉप वर्क कर रहे हैं, या हम पेपर वर्क कर रहे हैं, या हम ऑफिस जॉब कर रहे हैं, हम मूवमेंट वाला जॉब नहीं कर रहे, तो हम नहीं पचा पाएंगे प्रोटीन। ठीक है, तो वो कम खाना तो फिर भी आप उसको एडजस्ट कर लोगे, पर ज़्यादा खाना ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसका एक एप्रोप्रिएट तरीका आपको सीखना पड़ेगा, और हर वक्त आप नाप नहीं सकते, ये भी तय है। ठीक है, तो वैसे तो पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट पर किलोग्राम, मतलब अगर आपका वजन 40 किलो है तो 40 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और ऑन एन एवरेज हर किसी को ये आइडिया होना चाहिए कि हम जितना खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद आता है फैट। हमें किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी में जो हमारे टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करे, अदरवाइज हम गर्मी, सर्दी, बारिश ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मिनरल्स एंड विटामिन्स किस लिए चाहिए बताइए, सब स्टूडेंट्स हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स किस लिए चाहिए? खनिज तत्व। और किससे मिलते हैं हमें? हमें पता है प्रोटीन किससे मिलता है, हाँ, दालों से, मछली से, नॉन वेजिटेरियन फूड और मिल्क प्रोडक्ट, हाँ, थोड़े से नट्स। कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, जितने भी ग्रेन्स हैं। फैट्स, जितने भी सीड्स हैं, ऑयल्स हैं, घी है। फिर मिनरल्स और विटामिन्स किससे मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ठीक है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, इम्यूनिटी अच्छी करनी है, तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाते हैं। उनके सूप्स पी सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, और फ्रूट्स खा सकते हैं। तो जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए? मिनरल्स बढ़ाने, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। पर एकदम उल्टा है ना, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि अगर आपको भूख ना लगे तो भोजन ना खाएं। ठीक, पर भूख नहीं लग रही है, बड़ा सारा ट्रॉमा हो जाता है पूरे घर में, अरे कुछ तो खा लो, स्वादिष्ट ही खा लो, तो आलू तल के ले आए, तो चाय पी लो, तो मैगी बना दें, स्वाद आना चाहिए इसलिए खा लो। किसी तरह कोई सेंसेस तो काम कर जाए कि हम उसको खा लें, पर वो कितना हार्मफुल है, क्योंकि हमारी बॉडी एक काम कर रही है, आपको क्लीन कर रही है और आपको हीलिंग कर रही है। ठीक, अगर उस समय पे आपको भूख नहीं लग रही, एकदम नेचुरल है, क्योंकि बॉडी दूसरी तरीके से आपके रियर एंड टीयर को हील करने में लगी है, और उसके पास पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा है, और सारी चीजें भी, प्रोटीन भी, सब चीजें जमा है, सब चीजें एक्सेसिव है और उसे मिल रही है। तो मिनरल्स और विटामिन्स बढ़ाने से आपकी बॉडी की हीलिंग होती रहेगी, और उनको हजम करने के लिए एक्स्ट्रा मशीन नहीं खर्च होगी। समझ रहे? बॉडी एक ही काम कर रहा है, डिटॉक्स कर ले या डाइजेशन कर ले। तो जब डिटॉक्स कर रहा है और आप ज्यादा खाना ऊपर से डाल रहे हो, तो वो डाइजेशन पे भी लगा हुआ है, तो आपकी हीलिंग डिले हो जाती है। समझ पा रहे हैं ये बात? एकदम सरल शब्दों में, एक ही मशीन एक साथ दो काम करेगी तो थक जाएगी।
और एक टाइम पे एक ही काम करेगी तो वो उसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा दी। जो आप 5 दिन में ठीक होने वाले थे वो आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा कोई अनाज नहीं खाया जिससे हमारे सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ा। हमने वो अनाज, वो चीजें खाई जिससे जो डायरेक्टली बस सोर्स ऑफ एनर्जी थी और उससे हमारे न्यूट्रिशन बढ़ रहा था, मिल रहा था। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया कि जब हम बीमार होंगे या हमारी इम्यूनिटी कम लगेगी तो हम मिनरल्स और विटामिन्स बढ़ाएंगे। अब एक और बात पे आते हैं कि अगर हम हेल्दी रहना चाहें तो हम क्या पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होना चाहिए और क्या पोर्शन ग्रेन्स का होना चाहिए, क्या प्रोटीन का होना चाहिए। जो पुराना एलोपैथी पढ़ा हुआ है जो किताबों में, वो अभी थोड़ा भूल जाएंगे क्योंकि हमें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे काम करना है। ठीक है, तो नेचुरोपैथी में एक फंडामेंटल लॉ है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो 80% एल्कलाइन डाइट लेते हैं और 20% एसिडिक डाइट, 20% एसिडिक डाइट हम लेते हैं जनरली। हाँ, तो हमें 80% एल्कलाइन डाइट चाहिए और 20% एसिडिक चाहिए। इसका एकदम उल्टा हम खाते हैं, हम 80% एसिडिक डाइट खाते हैं और 20% एल्कलाइन डाइट खाते हैं। जैसे कोई भी चीज प्रोसेस्ड है अगर तो वो एसिडिक है, कोई भी चीज ओवर कुक्ड है तो वो एसिडिक है। ठीक है, तो सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह उठ के चाय पी ली, एसिडिक है। उसके साथ कुछ दाल मोठ हो गई, सेव हो गए, चिप्स हो गए तो एसिडिक है। उसके बाद हमने पराठा सब्जी खा लिया, एसिडिक है, ओवर कुक्ड है। ठीक है, हाई फ्लेम पे बना हुआ है। फिर उसके बाद हमने दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ खाया जिसमें से मान लीजिए 40% ही हमको अल्कलाइनिटी मिल रही है ना। मून पान की सब्जियों को करारी कुरकुरी भिंडी खानी है, तले हुए बैगन खाने हैं, बड़ा मुश्किल है, तो उसमें कुछ बचता नहीं, उसकी सब्जी के नाम पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इवनिंग में फिर तो भाई एक बार तो बनता है, बाहर का कुछ आ गया, समोसा है, कुछ मंचिंग हो गई, किसी ने मैगी बना ली, कुछ किसी ने और ले आए तो वो पैक्ड हो गया। और फिर रात में हमारे यहाँ तो जी पराठे ही बनते हैं, किसी को खाए नहीं जाते सबकी सब्जी और रोटी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 80% एसिडिक डाइट है, आप निकाल नहीं पाओगे इसमें से 20%। एल्कलाइन क्या होता है? जो ईश्वरीय है, जो गॉड-मेड है। और ये सारा खाना क्या था? मैन-मेड, हमने बनाया। गॉड-मेड क्या है? फल सब्जियां, उसकी भी आपने भून भान के क्या जेली बना ली, जैम बना लिया, फिर उस पर लगाया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो 5% हिस्सा हो सकता है, वो 20% 30% हिस्सा नहीं हो सकता। तो अब अगर हम इस डाइट प्लान को ऐसे बदलते हैं कि आप सुबह उठे और आपने कोई उषा पान कहते हैं। उषा पान क्या होता है? सूर्योदय के पहले तांबे में रखा हुआ पानी पिया या कांच की ग्लास में रखा हुआ पानी पिया और उसको या ऐसे ही पिया या गुनगुना किया या हमने उसमें कोई ऐसी चीजें डाली जो हमारे शरीर की प्रकृति को सूट करती है और टेम्परेचर को सूट करती है। तो सौंफ हो सकती है ना, मेथी हो सकता है और आपकी कुछ पत्तियां हो सकती हैं, तुलसी का पानी। आज नहीं, हम हमेशा से पूजा में 1 चम्मच तुलसी का पानी प्रसाद में देने का रिवाज था। कभी भी कुछ सोचना है कि ये चीज अल्कलाइन है, एसिडिक है, कनेक्ट टू, मतलब आप अपने पुराने पूर्वजों को कनेक्ट करो, मंदिर में कनेक्ट करो, प्रसाद को कनेक्ट करो। ईश्वर को तो हम भोग लगाएंगे बढ़िया और खुद खाएंगे फास्ट फूड। वो एक मैसेज है कि ईश्वर भी आपका, आपके अंदर भी ईश्वर का अंश है। तो आप जो लगा रहे हो तो वो एक मैसेज है कि वही सात्विक है, ईश्वरीय है और आपको वही खाना चाहिए, वैसे ही प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। चढ़ाया हमने रॉ और खाया हमने पका हुआ, ऐसा क्यों किया? तो जो हम चढ़ाएं वही हम खाएं। तो तुलसी का पानी हाईएस्ट एल्कलाइन, आप उसमें 5 पत्ते रात में डाल के रख दीजिए, सुबह पी लीजिए। नीम का पानी ब्लड प्यूरिफायर, आप उसमें 5 पत्ते डाल दीजिए, सुबह उस पानी को हल्का बॉईल करिए, छानिए, पी लीजिए। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और ना बहुत दवाओं को शामिल करने की जरूरत है और ना बहुत सारी औषधियों को एक साथ मिलाने की जरूरत है। हम गलती क्या कर रहे हैं? सबको सब कुछ नॉलेज है, रील्स चलाई, वीडियोस देखे और बहुत सारा कुछ एक साथ करना शुरू कर दिया। कंफ्यूज है, खुद भी बॉडी को भी कंफ्यूज कर दिया। पहले प्राकृतिक रहिए, फिर आयुर्वेदा, फिर अदर थेरेपीज। ठीक, अगर प्राकृतिक तरीके से काम चल जाए तो जरूरत नहीं है किसी भी चीज की मिक्सिंग की। तो अभी बात करते हैं कि सुबह उठे एकदम निहार मुंह हमने ये उषा पान ले लिया, उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स भिगोए अपनी अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग।
ठीक, हमारी ग्रोइंग एज है तो हम उसमें बादाम ज़्यादा रखेंगे, काजू भी रखेंगे। अगर हम बीमारी ठीक कर रहे हैं तो हम बादाम काजू को हटा करके डिटॉक्स वाले मुनक्का और किशमिश या अंजीर को प्रायोरिटी देंगे कि अगर डायबिटीज़ है तो ये पर्सनलाइज होता है। कभी भी इस तरह का लेक्चर ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल ठीक कर दे, वो आपको प्रभावित कर सकता है, वो आपको एक दिशा दिखा सकता है ना। प्राकृतिक चिकित्सा भी एक चिकित्सा है, जागरूकता पैदा कर सकता है। पर आप अगर किसी बीमारी का प्रबंधन करना चाहते हैं तो पर्सनली जरूर संपर्क करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपने ड्राई फ्रूट्स जो रात में भिगोए और सुबह खाए, इसमें अंजीर, खजूर, किशमिश, मुनक्का, काजू, बादाम, अखरोट भीगे हुए इसलिए क्योंकि इनको सुखा के रखा गया है। आपके पेट में ये फिर से पानी सोखेंगे तभी हजम होंगे। तो उल्टा फिर से आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना काम दे दिया। तो आइदर इनको रोस्ट खाया जाए, आइदर इनको भीगा हुआ खाया जाए, पर भीगा हुआ ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक। अब इनको एक क्वेश्चन आता है, इनको स्मूदी बना ले, बना सकते हैं, ठीक है। बट फिर दांतों का रोल खत्म हो गया और बकल कैविटी में जो टाइलल एंजाइम है उसका रोल भी खत्म हो गया। अब सीधे आंतों पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह में होता है और प्रकृति में कोई भी ऐसा तत्व मौजूद नहीं है जो सिर्फ जिसमें प्रोटीन हो या सिर्फ जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। ये हम मनुष्यों ने किया है कि उसको एब्स्ट्रैक्ट निकाल दें और अलग अलग कॉम्पोजिशन बना दें, तो वो हमारी बॉडी में एसिमिलेट नहीं होता। हमें कंबाइंड रूप में ही चीजों को लेना है और हमारा सलाइवा और हमारा सिस्टम मुंह से जब आप खाएंगे चबा के सलाइवा से मिक्स होगा तो ही होगा। सेम ऐसा ही आप पानी पीने के साथ भी करें। अगर पानी सीधे खड़े खड़े पिया गया है तो वो हमारी बॉडी में एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। जब आप बक्कल से होते हुए डालेंगे तो आपका सलाइवा सिर्फ अल्कलाइन है और वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा और आपकी बॉडी के टेम्परेचर में भी आ जाएगा। तो बैठकर मुंह में पानी भरें और फिर पानी पिए, किसी भी पानी को पिए, कभी मत पिए। और कभी भी ऐसे प्रेशर में पानी मत पिए अरे 5 लीटर पीना है 2 ग्लास एक साथ पी लें खूब सारा, ठीक है। पिए, दिमाग में रखें कि हमें 3 लीटर के आसपास पानी बॉडी में जाना चाहिए, पर उसका भी एक समय है कि खाना खाने के बाद नहीं पीना है क्योंकि हमारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएंगे और वो उतना ज्यादा टाइम देंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप कढ़ाई में खाना पका रहे हैं और आपने उसमें अगर सीधे पानी डाल दिया और मसाले डाल दिए तो ज्यादा टाइम लगाएंगे, और अगर पहले आपने नमक डाल के उसको ढक दिया, सब्जी पक गई तभी डाइल्यूट करते हैं ना, तभी बनाते हैं खाना। सीधा सा लॉजिक है। जठर अग्नि है, कुछ सारे एंजाइम्स निकले हुए हैं जब हम भूखे हैं और हमने उस समय पे खाना खाया, उसके बाद तुरंत पानी डाल दिया कुछ सारा, तो जो खाना 2 घंटे में बचना था वो खाना 4 घंटे में बचेगा। तो सीधे सीधे अगर पीछे हम फंडामेंटल पे पहुंचे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग एल्कलाइन डाइट समझ रहे थे। फर्स्ट उषा पान हो गया, सेकंड भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो गए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, थर्ड थिंग हो गई सोक्ड ग्रेन्स। कोई भी ग्रेन जो आपको फायदेमंद है पर वो साबुत, जैसे ही हम उसको स्प्लिट करते हैं, पॉलिश करते हैं, वैसे ही वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारी उसको बनाने का तरीका, तो अगर हम साबुत मूंग, चना, उड़द, मसूर, जितनी भी ग्रेन्स हैं हमारी, उनको रात में भिगो दीजिए। सुबह आप उसको चाहे अंकुरित कीजिए, चाहे उबाल लीजिए, चाहे रॉ खाइए, चाहे टिक्की बनाइए, चाहे चीला बनाइए, जितना कम फ्लेम पे चलेंगे उतना अच्छा है। इससे रिलेटेड ही नाश्ता होना चाहिए, ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा, ऑल्दो इसमें कार्ब्स भी हैं, और इसके साथ आप चटनियाँ बनाइए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है होल ग्रेन्स का, इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा है, कार्ब्स भी है, और ये न्यूट्रिशनल दृष्टि से आपको पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। 9 से 10 के बीच में आपने ये किया, और अगर आपने इसको बहुत कुछ नहीं किया है, चटनी के साथ खाया है, तो आपका ये 100% अल्कलाइन, मतलब जितना आप खा रहे हो नाश्ता वो अभी तक आपने अल्कलाइन खाया है। उसके बाद आपने दोपहर में सब्जी रोटी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया, सब्जी रोटी सलाद या सब्जी चावल सलाद, क्योंकि प्रोटीन आप ले चुके हैं, ठीक है। और जो आज का सिस्टम है वो 2 ग्रेन्स एक साथ हजम नहीं होते। हमारा पेशेंट इसलिए ठीक होता है कि हम सीधे सीधे डाइट चेंज कर देते हैं उसकी, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी पापड़ दही बड़ा अचार नहीं खाना, हजम नहीं होता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम न्यूट्रिशियस खा नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है डाइजेशन नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा प्रॉपर। और ये क्यों नहीं हो रहा? हमारी मोबिलिटी नहीं है, चल ही नहीं रहे, 10,000 स्टेप तो दूर, 2 कदम नहीं चलते।
कुछ हाथ में देती है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ ही रहा है, एक्सरसाइज नहीं है और मूवमेंट भी नहीं है, अपना काम भी नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उसमें टाइम नहीं लग रहा। योग भी कर रहे हैं तो वो पसीना नहीं निकाल रहा है, पसीना निकल ही नहीं रहा योग से। तो योग से जो थोड़ा बहुत भला हो रहा है वो मेंटल हेल्थ का हो रहा है। टू बी फ्रैंक, उसको भी स्पॉइल कर रखा है हमने मोबाइल और रील्स चला करके, ठीक है। तो योग बहुत कुछ अगर कर पाता, कुछ ना करने से बेहतर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर बहुत कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि आप पूरी शिद्दत से उस पर जुड़े नहीं है। उसके बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं। हर व्यक्ति हर दिन योग कर रहा है, उसके बावजूद वो बीमार है। तो फंडामेंटल लॉ ये है कि उसको डाइट को समझना पड़ेगा, पंच तत्वों को समझना पड़ेगा, और उसको न सिर्फ समझना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में आपको कोई भी ऐसा हेल्थ ड्रिंक पीना चाहिए, या ग्रीन जूस या ब्लैक कॉफी, जिसपे मैं टी को कभी प्रायोरिटी नहीं देती, बट जो भी इस तरह की प्योर फॉर्म में कॉफी या टीज हैं वो फायदेमंद है, पर अच्छी क्वालिटी की डिफ्यूज टीज पानी में आप डाल दीजिए, ढक दीजिए। तो उसमें बहुत सारे तरह की जैस्मिन है, हिबिस्कस है, ऐसे आती हैं जिनका आपको एक बार को फ्लेवर टच कर जाएगा कि हाँ ये हमारे ब्रेन को नरिश कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। या ब्लैक कॉफ़ी है, ऐसे करके आप इनको इस तरह का रूप दे सकते हैं। अगर वीक है या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो लैया चना है, भेलपूरी है, ऐसे काइंड ऑफ कुछ स्नैक्स मंचिंग के लिए होने चाहिए। पीनट्स हैं, चने हैं, इनको आप बना भी लें प्याज टमाटर वगैरह डाल के, या ऐसे ही खा लें। और इवनिंग में फिर से अगेन की मोबिलिटी नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अगर आप दलिया के फॉर्म में चीज़ों को यूज़ करेंगे और उसमें सब्जियां डाल के खाएंगे, उसकी वैरायटी सोचेंगे, तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और उसके साथ सलाद जरूर से ऐड करें, रॉ डाइट ऐड करें, और चटनियाँ। ये जो मैंने बताया, अब इसमें छोले भी हैं, पर छोले कैसे हैं? सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि वो भी ग्रेन है और बहुत अच्छा है। हजम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम छोलों को हाई कुकिंग करके खूब पकाते हैं और फिर भटूरे के साथ खाते हैं। अगर हम छोलों को भिगे हुए खूब बढ़िया उसमें नींबू और भुना जीरा, चाट मसाला और थोड़ा सा कुकुम्बर, प्याज, टमाटर डाल के एक कटोरा खाएं, फिर देखें कैसे किसकी गैस बनेगी, नहीं बनेगी है ना। तो वो ब्लोटिंग भी नहीं होगी, एसिडिटी भी नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि छोले और भटूरे या रोटी खाई तो उसके एवज में उतना काम नहीं किया। तो हमारा बॉडी का सिस्टम मेहनत मांगता है, जो हमारी पहले की डाइट थी। तो पहले की डाइट में हमारी मम्मी, दादी, नानी सब बहुत मेहनत करते थे, तो वो 2 ग्रेन्स जब दाल, रोटी, चावल खाते थे तो वो हजम होता था। आज दही बड़ा, दाल, रोटी, चावल ये हजम नहीं होता, तो हमें सिंगल ग्रेन के कल्चर पे आना पड़ेगा। एक ग्रेन आइदर प्रोटीन, आइदर कार्बोहाइड्रेट प्लस मिनरल्स एंड विटामिन। तो आइदर चटनी बनाइए ज़्यादा सी, आइदर आप सलाद काटिए, आइदर आप फलों को शामिल कीजिए। ऐसा इवनिंग में नो डाउट फल हो सकते हैं, अगर आपने सुबह वो ग्रेन्स खाए हैं, आइदर सुबह फल खाइए, शाम को ग्रेन्स को शामिल कीजिए। तो ये अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो आप 80% पे पहुंच जाएंगे, चाहे भले आपने कुकिंग क्यों ना की हो, ठीक। इसके बाद ये मैंने बताया कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि उसका डाइजेशन हो रहा है कि नहीं, पेट में हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, पेट एकदम हल्का महसूस होना चाहिए। एक फ्रेज है नेचुरोपैथी में, ईट हंग्री वेट कप हंग्री, मतलब भूखे खाओ और भूखे उठ जाओ। जब तक तेज भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और जो आप भोजन कर रहे हैं वो थोड़े ऐसे करिए कि आपका 1/4 हिस्सा खाली पड़ा रहे। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने किसी बैग में खूब ठूस करके सामान भर दिया तो वो फट जाएगा। तो आपका एक बैग है जिसमें आपने अगर बहुत सारा ऊपर तक भर दिया तो उसमें एयर के लिए स्पेस नहीं बचा। तो स्पेस थेरेपी रेजोनेंस पे बेस्ड है। जैसे आकाश तत्व, हम कुछ बोलते हैं तो एटमॉस्फेयर हमको वापस देता है। ये सब आजकल बहुत लाइमलाइट में है। जब हम कुछ भी प्रेषित करते हैं, है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वर्ड्स, एफर्मेशंस, तो ऐसे हमारा पेट है, अगर हमने उसमें खाली स्थान नहीं रखा तो मॉलिक्यूल्स कहाँ काम करेंगे? नहीं करेंगे, और वो ब्लास्ट हो जाएंगे या बहुत ठस के पड़े रहेंगे। तो अगेन जो 2 घंटे में काम होना है वो 4 घंटे में काम हो रहा है। तो हमें आधा पेट भोजन से भरना है और फिर 1/4 आपको पानी से भरना है और 1/4 आपको खुला खाली छोड़ देना है। तो अगर हम 4 रोटी का खाने का वो रखते हैं तो हम 2 रोटी रखेंगे, और 2 रोटी खाते हैं तो हम
पौने 2 खाएंगे, मतलब 1/4 के आसपास हमें ऐसा लगेगा कि अगर इसके बाद हम खाएंगे तो ज़्यादा है, तो हम अपनी प्लेट सजा लें पहले और दोबारा उसकी तरफ देखें बिना। खासकर ऐसा दावत में ज़्यादा करें और घर में भी ऐसा करें कि सुबह भी कुछ बना, दोपहर कुछ बना, शाम को। तो एक टिप ये है कि मंचिंग नहीं करनी। आप जो एक प्लेट लगाएंगे जब आप बहुत भूखे होंगे तभी आप थोड़ा थोड़ा उसमें रख लेंगे। बार बार स्टमक को परेशान मत करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो टेस्टर्स दिन भर घर में रहे तो पढ़ भी रहे हैं और मंचिंग भी हो रही है, उससे आपका पेट एकदम खराब हो रहा है। डाइजेशन अच्छा होगा तो आप रोटी भी खाएंगे ना तो लगेगा, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने मिलेट्स नहीं खाए आज या आज आप रोड में सो गया। प्रॉब्लम यहाँ है कि जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ नहीं लगा रहे, कि हमने मूवमेंट नहीं किया, हमने पानी कम पिया, हमने फल कम खाए, दिमाग जहाँ नहीं लगाना है वहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। जब हम सही तरीका, राइट पैटर्न और डाइट फॉलो करेंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जिससे एक्सक्रीशन अच्छा होगा और पेट साफ होगा। ठीक है, तो सिंपल थिंग है। देन क्या खाएं से ये भी मतलब है कि कब खाएं। तो कब खाएं, नेचर के विंडो में खाएं, जिसे हम बॉडी की सर्केडियन क्लॉक कहते हैं। तो मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद और इवनिंग में सूर्योदय से पहले अधिकतर ये प्लान आपका खाने पीने का रहना चाहिए। अब पढ़ रहे हैं 1 बजे तक, मैम ने तो कहा था 6:30 बजे ही ऑफ कर लो, उससे भी लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि बॉडी भी चल रही है, दिमाग भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, लो हो रहा है। इसके बाद एक फॉर्मूला बना लें कि हम रॉ डाइट फॉलो करेंगे। ठीक है, कुक भी नहीं खाएंगे क्योंकि कुक्ड बॉडी को तामसिक प्रवृत्ति देता है और हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, हेवी होता है, लेजीनेस लाता है। तो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया कि 6:30-7 के बाद हम कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, तो अनकुक्ड में लिया चना है, फल है, बहुत सारी चीजें। अगर आप दिमाग लगाने लगेंगे ना, किशमिश भीगी हुई रख दी या थोड़े से नट्स खा लिए, तो एक बात सोच ली कि हम कुक्ड नहीं खाएंगे तो भी बहुत अच्छा शरीर को फील होने वाला है। ठीक है, तो जितना आप सर्केडियन क्लॉक मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर चलेंगे उतना आप फायदेमंद होंगे। फिर भोजन तो हम करते हैं, पर भोजन स्ट्रेस में कर रहे हैं, रोज लेट हो रहे हैं स्कूल को, और रोज मम्मी ऐसे रोली बोली बना रही है या कुछ दे रही है तो कुछ खा लिया, बस हो गया। थोड़ी सी चाय पी ली, हाँ कुछ तो खा के आए हैं। ये बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। जो भी टाइम बनाए आप उसमें सिंसियरली अच्छा पौष्टिक नाश्ता करें, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप माइंडफुल ईटिंग करें। आप बैठ करके सिर्फ जो खा रहे हैं वही खा रहे हैं, मोबाइल उतनी देर ना हो। और इसका एक तरीका है कि खाने में चम्मच ना रखें। ठीक है, तो जब हाथ से खाएंगे तो आप नहीं छुएंगे मोबाइल। होता है ना, कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि खा रहे हैं, मोबाइल बज रहा है लेकिन नहीं उठा पाएंगे। ठीक, तो हमेशा ही हाथ से खाएं। आप जैसे ही प्लेट लें सीधे हाथ टच करा दें। हम अपने क्लिनिक में कैंप्स लगाते हैं, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक वहीं रहना होता है। मोबाइल जमा हो जाता है रिसेप्शन पे, और हम अगर भूले से स्मूदी को प्रेफर नहीं कर रहे, बट फॉर अ चेंज अगर हम स्मूदी किसी दिन देते हैं तो भी हम चम्मच नहीं देते, हाथ से खाएं एज ए लापसी। तो अपने आप ही आप उससे कनेक्ट होते हो, फूड से कनेक्ट होते हो ना। फलों को साबुत अवस्था में खाएं, मुंह से काटेंगे, चबाएंगे, आप नहीं छुएंगे मोबाइल। कितने सारे जर्म्स एंड कीटाणु होते हैं हमारे गैजेट्स में, और हम इतनी सी गलती बार बार करते हैं और रोज करते हैं। तो एक नियम कि हम जब भी खाएंगे मोबाइल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, टेलीविजन कॉन्सेप्ट फिर भी ठीक था, हालांकि वो हमें कनेक्ट दूसरी एनर्जी से कर रहा है, बट फिर भी वो हमारे से दूर बज रहा है। हम चाहें तो अपने फूड से कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, एंड सेकेंडली जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि चुइंग कंपल्सरी है। हम अगर मुंह से होके नहीं गुजारेंगे तो ईश्वर ने इतना सुंदर मुंह दिया है बेकार, और उसके अंदर इतनी केमिस्ट्री है, हर कुछ बस पी ले, सब घोला सब पिया। ठीक, प्रोटीन शेक हो गया, स्मूदीज हो गई, कोई और ड्रिंक हो गया। ऑल्दो फास्टिंग के दौरान उपवास चिकित्सा में जूस का बहुत महत्व है, पर जूसेस का है ना, फलों के जूस का, उसको भी आप खड़े खड़े पी लो तो नुकसानदायक है। उसको भी आपको सलाइवा से मिक्स करके ही डालना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा, और कुछ भी कीटाणु होंगे तो वो एल्कलाइन मीडियम देगा।
गन्ने का जूस, कुछ भी पीना है, फ्रेश निकलवाइए, बैठ कर पीजिए या कैरी कर लीजिए, 10 मिनट के अंदर घर जाके बैठ के पीजिए या वहीं बैठ जाइए, 10 मिनट दीजिए अपने आप को। कभी भी स्ट्रॉ के साथ मत पीजिए क्योंकि स्ट्रॉ से सीधे अंदर जाता है। ग्लास में डाल के लिप से लगा के पीजिए, पानी भी अंदर डाल के पीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समस्या इन्फेक्शन की इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली गट में डाल रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम है जो क्लीन करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। देन राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट की बात की, जैसे कुछ लोग दिन भर फल खाते हैं क्योंकि फल खाना अच्छी बात है, टेबल पे सजा है भाई हमारे यहाँ तो फल आता है और वो घूम घूम के फल ही खा रहे हैं, खाना भी खा लिया फिर भी फल खा रहे हैं, पहले भी खा रहे बाद भी खा रहे, इसके बीच में वो पानी नहीं पी रहे और उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो फलों को खाने के साथ और बाद में नहीं खाना है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव टाइम अलग है और अनाज का अलग है, ठीक। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आपने खाना खाया फिर फल खा लिया, तो खाना हजम होने में 4 घंटे लगने और फल 1 घंटे में हजम हो गया। अब वो इरिटेट हो रहा है क्योंकि मिनरल्स तो ऊपर पड़े हुए हैं और ये इसको मिल नहीं पा रहे क्योंकि 1 घंटे में हजम होना चाहता है, नहीं हजम हो रहा है तो ये सड़ रहा है, ठीक। तो जो न्यूट्रिशन आपको तुरंत मिल सकता था वो आपने रोड को ब्लॉक कर दिया। तो अगर खाना ही है तो आधे घंटे पहले फल खाए जाए, सलाद खाया जाए और आइदर ना खाया जाए, ठीक। आइदर आप उसका एक सुबह का टाइम या शाम का टाइम निर्धारित करें और उसमें सिर्फ फल खाएं। जैसा टेस्ट डेवलप है 2 तरह के फल मिलाए जा सकते हैं, आइदर सिंगल फ्रूट कॉन्सेप्ट है ना। सेब खा रहे हैं तो 2 सेब भी खा लीजिए, अमरूद खा रहे हैं तो 2-3 अमरूद ही खा लीजिए, पर दूध के तुरंत बाद खाना खा रहे हैं, ठीक। तो मिल्क अगर लेना भी है तो भी उसके साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन है, अनाज का नहीं। तो अगर दूध के साथ अनाज यूज किया जा रहा है तो वो हार्ड टू डाइजेस्ट है, हेवी मील है, जैसे खीर। और अगर आप लौकी की खीर खाएंगे, गाजर की खीर खाएंगे तो दोनों में अंतर देख लीजिए। लौकी की खीर, गाजर की खीर और चावल की खीर, क्या ज्यादा डाइजेस्टिव है? लौकी और गाजर की खीर, ठीक है, क्योंकि हमने मिल्क के साथ मिनरल्स और विटामिन्स को ऐड किया और वहां पे हमने मिल्क के साथ ग्रेन्स को ऐड किया, ठीक। तो हम ये नहीं कह रहे कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, पर हमारा बॉडी अब उस अनाज को डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। हाँ, अगर आपको कृष्ण भगवान बनना है तो सारा खाना हटा के सिर्फ खीर ही खाओ 2 कटोरी, एग्री, ठीक है। तो वो खाना नहीं खाना है उस तरीके से, तो बिल्कुल डाइजेस्ट होगा और उसके एवज में उतना उनकी तरह काम कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, देशभक्ति कर लीजिए, ठीक है। वाटर की बात हमने की, बहुत ही सिंसियरली के साथ पानी पीजिए, अदरवाइज पानी भी हार्मफुल है। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है पानी को लेके, न जाने लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ पानी बदलवा रहे हैं, बेसिकली चीजें नहीं बदलवा रहे कि बैठ करके भाई मुंह में होते हुए पानी जाए। बहुत है तो आप एक सिंपल फिल्टर का यूज करो, और ज्यादा है तो पानी को रात में चढ़ा दीजिए, सुबह ठंडा हो जाएगा, उसको पी लीजिए। एक तो उसमें ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है, पानी हल्का हो जाता है पीने में, तो हमेशा ही फायदेमंद है। फिल्टर तो वो होता ही है, डाइजेस्टिव हो जाता है, ठीक है। बैलेंस डाइट हमने आपको डिस्कस की। अब क्या नहीं खाना है, क्या खाना है वो भी बताया हल्का सा, पर ये जानने से ज्यादा जरूरी है क्या हम ना खाएं। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक्चुअली फास्ट है, वो बहुत तेज बनता है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट किल हो जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? सब्जियां भी डाल रहे हैं हम, कहते नहीं इसमें तो इतनी सारी सब्जियां पड़ी हैं, पर वो हाई फ्लेम पे कुकिंग हो रही है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं। अदरवाइज वो हमारा पुराना एंशिएंट ही तो है, जैसे हम फरे बनाते हैं वैसे वो मोमोज बनाते हैं, है ना। नुकसान क्या है? बट नुकसान है क्योंकि वो मैदा यूज कर रहे हैं, ठीक, इतना हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, फिर उसके साथ वो मेयोनीज और पता नहीं क्या क्या। आप घर में बढ़िया तरह की चटनियां बनाइए, चटनियां तो बहुत फायदेमंद है। आप कोई ड्रिंक पियो, ऐसे पत्तियों के रस लोग पिए जा रहे हैं, पीजिए, फायदेमंद है। वो बहुत बीमार होंगे तो मैं भी लिखती हूँ, पर अगर आप धनिया पुदीने की, पालक की, इस तरह की जो प्रिपरेशन है चटनियों के फॉर्म में, वो अगर खाने के साथ बॉडी में जा रही है तो किसी इस तरह की ड्रिंक की जरूरत नहीं है जिसको लगे कि हम बीमार हैं। आप स्वाद से उसको पूरा कर सकते हैं। तो कोशिश करें, टमाटर का भरता है, हल्का भून लिया, तो सीजनल ये रॉ चीजें जितनी शामिल कर सकें उससे अपनी प्लेट को भरें और पेट को भरें। देन डीप फ्राई चीजों से परहेज करें क्योंकि अगेन वो हाई फ्लेम पे बन रही हैं। आपको लग रहा है अरे ये मैं घर पे बना देती हूँ, पर वो भी हार्मफुल है, ठीक है। तो इस उसमें ना रहे कि आज हम बाहर के भटूरे नहीं
खाएंगे, घर के खाएंगे लेकिन, पर वो अगर हर दिन खाए जा रहे हैं तो हार्मफुल है। जो ऑयल बार बार चढ़ रहा है वो हार्मफुल है। तो छोटी कढ़ाई यूज करें, कम तेल में निकालें और वो तुरंत के तुरंत हटा दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए, किसी काम का नहीं। उसको पराठे में, सब्जी में ना यूज किया जाए, ये बहुत ध्यान की बात है। उससे कैंसर हो रहा है, कैंसर कॉजिंग है। और रिफाइंड का यूज ना किया जाए, प्योर तेल का यूज करें। देन पैक्ड फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला नंबर 1 कि हम खाना तो घर में बना रहे हैं, बस सारी चीजें ऐसे मसाले डाल रहे हैं। खासकर जो बाहर बच्चे रह रहे हैं वो यही कर रहे हैं, हर चीज पैक्ड है। तो कुछ चीजों पे आप नहीं जा सकते, पर फिर भी अगर आपको जागरूकता है तो आप शायद 20-25% तो अपने आप को बचा ही ले जाओगे। ठीक है, ये तो था आज का न्यूट्रिशन का लेक्चर। मैम अगर है हमारे पास 10 मिनट, तो एक तो ये है कि कुछ पानी की क्रियाएं हैं जो ये जो एडल्ट्रेशन एज है इसमें हमें हेल्दी रखती है। हाँ, हाइड्रोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं, लाइक अगर हम मड थेरेपी पढ़ाएं तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो टफ है एप्लीकेशन में। ठीक, सनफिल्म थेरेपी टफ है एप्लीकेशन में, स्पेस थेरेपी टफ है एप्लीकेशन में, पर हाइड्रोथेरेपी जिसका यूज हम पूरे दिन कर रहे हैं वो इजी टू हैंडल है। इससे हम क्या कोशिश करते हैं कि आप अपने नहाने का अगर तरीका बदल लें तो पानी आपके लिए बहुत ज्यादा हीलिंग का काम करता है। पहला, अगर हम पैरों को पानी में डालते हैं, जो आजकल ही सदियों का कल्चर था, ठीक है, तो पैर जब हम गुनगुने पानी में डालते हैं तो कैपिलरीज फैलती हैं, आर्टरीज, और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ चला जाता है। क्या हो रहा है इससे? आपका माइग्रेन, सर्वाइकल, स्ट्रेस, फ्रोजन शोल्डर, चेस्ट कंजेशन, कोल्ड एंड कफ, सब में आराम। बट हम ये छोटी सी टेक्निक नहीं करते। कब करते हैं? जब पेडिक्योर करना होता है या नील क्रैक हो जाती है या पार्लर जाते हैं। ठीक है, घर ही में कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हमने इतना सा फॉर्मूला चेंज किया, एज ए नेचुरोपैथ हमने नहीं चेंज किया, हमारी थेरेपी में है। गर्म पानी को साइड से बढ़ाते जाएंगे और उस बकेट के पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे। तो बार बार नापना नहीं है, हम अगर 2 मिनट में साइड से पानी बढ़ाएंगे गर्म तो वो मेंटेन रहेगा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। और तेज गर्म में एक हम 15 मिनट डिप करके रखेंगे बॉडी को। जब हम पानी में डिप कर रहे हैं तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सिर पे ताजा पानी स्प्लैश करेंगे। ठीक, सिंपल कनेक्ट कीजिए, जब हम कहीं जाते थे तो पैर को धुलाया जाता था तभी अंदर आते थे। उसके साथ क्या करते थे? हाथ धोए, चेहरा धोया और सिर पे आचमन किया। सिंपल, वही करा रहे हैं, लॉजिकली करा रहे हैं। उससे हम ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहे हैं, नी पेन ठीक कर रहे हैं, चेस्ट कंजेशन ठीक कर रहे हैं, एस्मा ठीक कर रहे हैं, सर्वाइकल ठीक कर रहे हैं। घर में कीजिए। नहीं बीमार है, स्ट्रेस है, कुछ एंजाइटी से फील हो रही है, तब कर लीजिए। नहाने के पहले करना है, फिर नहा लेना है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम लोग जनरली हाथ से कपड़े धोते थे बैठ करके, तो हमारा जो लोअर बेली एरिया था वो ठंडा पड़ा रहता था। अभी क्या हो रहा है? शावर करा तो जो बेली एरिया है, नाभि का जो जेनाइटल एरिया है और लोअर एब्डोमेन है, हमारा पूरा यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, ये हीट से भरे पड़े, गर्मी, शरीर की गर्मी से। अगर हम इनको टब में बैठ करके कटी स्नान, हिप बाथ लेना शुरू करें तो बहुत फायदा होगा, आपको लेते ही आनंद आएगा। तो सिंपल ऐसा टब जिसमें आपकी हिप एरिया आ जाए, आप बैठे और ऐसा ना फंस जाए इतना बड़ा, हमारे जैसा नेचुरोपैथी वाला नहीं, बहुत ही बड़ा लेना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो 20 किलो वाले भी आएंगे और 90 किलो वाले भी आएंगे, 120 किलो वाले भी आएंगे, तो वेइंग मशीन भी भारी रखनी पड़ती है। लेकिन आपको तो सिर्फ अपने को देखना है ना, आपको अभी समाज सुधारक नहीं बनना है। तो आपने ऐसा टब ले लिया जिसमें कपड़े धुल रहे होंगे, शायद बर्तन धुल रहे होंगे, उसके लिए दूसरा ले आए, पर आपने उसमें सादा पानी भर के बैठ गए बिलो लेवल तक और पैर बाहर रखे। तो अब सारी केमिस्ट्री कहाँ पर है? आपके लोअर एब्डोमेन के एरिया को हील करेगी, जहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, वो सब हील होंगे सिर्फ पानी से। ठीक है। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बाहर पेशेंट है, पर वो इतनी शिद्दत से हमको फॉलो करते हैं कि हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे लखनऊ वाले भी फॉलो करते हैं। मेहनत करने की आदत नहीं है, इस तरह सोचने की आदत नहीं है। ठीक है, पता नहीं समय कहाँ जा रहा है। उनको एक बार बताओ, तुरंत स्टीम बाथ ऑनलाइन आ जाता है उनके यहाँ, तुरंत वो बाथटब लगा लेते हैं, तुरंत चीजें हो जाती हैं। और वो इतनी शिद्दत से 3 महीने हिप बाथ लेते हैं कि रिपोर्ट्स भेजते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस सब गए सिर्फ पानी में बैठने से। ठीक है, तो विश्वास करने की बात है कि सिर्फ पानी की चिकित्सा, वो भी तब नहीं कि जब बिल्कुल आ जाए कि हाँ इतना बड़ा फाइब्रॉइड है। आप इनिशियल स्टेज
कि आपके शरीर की ज़रूरत है। जैसे आप योग कर रहे हैं, आपने मान लिया है कि कुछ देर प्राणायाम करना है, उसी तरह प्राकृतिक तत्वों को समाहित करना है। कुछ देर मिट्टी में पैर डाल के बैठना है, कुछ देर पानी के संपर्क में ऐसे रहना है कि आपके शरीर में लगे दो आपने नहाया है। क्या कर रहे हैं? पानी की वेस्टेज, 3-4 मग्गे डाले ऊपर से, शावर खोला, हो गया, सारा पानी गिर गया, शरीर तब भी ठंडा नहीं हुआ। ठीक है, जहां तक पानी चाहिए था वहां तक तो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। ऐसे हर चीज का हाल है हाइजीन में। ठीक है, ब्रश करने से लेकर के क्लीनिंग करने तक का, ठीक करने को तो बहुत कुछ है। अभी मैं एक लास्ट में जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा योग निद्रा कराना चाहूंगी। दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम सुबह 1 घंटा योगा करते हैं हम तभी योग निद्रा करेंगे। हाँ, कभी भी आप स्ट्रेस में आए, थके, पढ़ें, थक रहे हैं, वापस से रिसाइकल करने के लिए अपने आप को लेट जाएं सीधा और योग निद्रा करें। मैं अभी हार्डली 3-4 मिनट में आपको योग निद्रा कराने जा रही हूँ। आप बैठ के करिए। आप उसको, मैं इसलिए बैठ के करा रही हूँ कि आप कैसे इनोवेशन कर सकते हैं उसी साइंस को अपने लिए। ठीक है, सिट स्ट्रेट, सीधा बैठ जाएंगे, एकदम सीधा। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। क्लोज योर आईज। आंखों को बंद कर लें। प्लीज साइलेंस, एकदम शांत हो जाए, एकदम शांत, एकदम शांत। हाथों को घुटनों पर ऊपर की तरफ रखें, खुला आसमान की ओर। पाम्स ओपन टुवर्ड्स द स्काई। कहीं भी बैठ जाएं, सभी लोग जहां खड़े हैं बैठ जाएं या एकदम खड़े हो जाएं। खड़े होकर भी साधना की जा सकती है। जहां खड़े हैं सामान रख दें, सीधा खड़े हो जाएं और जो बैठे हैं वो हथेलियों को ऊपर कर लें, आंखों को बंद कर लें और मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। प्लीज क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लें जब तक मैं खोलने को ना कहूँ। आंखें बंद करें, श्वास भरें और छोड़ें। टेक डीप इनहलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो अपने मन में दोहराएंगे, मेरी सारी थकान बाहर जा रही है। श्वास छोड़ने के साथ साथ मेरा सारा तनाव बाहर जा रहा है। मेरी सारी प्रॉब्लम्स बाहर जा रही हैं। श्वास के साथ मेरी एंजाइटी बाहर जा रही है। श्वास जब ले रहे हैं फोकस ऑन योर नेवल, पेट बाहर जाना चाहिए। श्वास सही तरीके से अगर ली जाए तो 3 ब्रेथ में आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ब्रीद इन, शोल्डर्स पे फील कीजिए, चेस्ट पे फील कीजिए और नेवल आपका बाहर जाएगा। फुलाइए, 1 2 3। अब नेवल को पहले पिचकाइए और फिर पूरी श्वास को बाहर निकालिए। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। श्वास भरेंगे धीरे धीरे जागरूकता के साथ। शोल्डर्स में फील करेंगे, चेस्ट में फील करेंगे और फिर नेवल को बाहर फुला लेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर पहले पेट को पिचकाएंगे और फिर पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे। थर्ड स्टेप पे हम अपनी पूरी बॉडी को बंद आंखों से देखेंगे। अगर बैठकर करना होता है तो पैरों को कोशिश करें मिट्टी या जमीन पे रहने दें और अगर लेट कर करना है तो सीधा लेटे हैं, तकिया नहीं लगाएंगे और हाथ शरीर के बगल में खुले रहेंगे। अपनी चेतना को हम सबसे पहले पैरों के पंजों पे ले जाएंगे, एड़ी पर ले जाएंगे, पिंडलियों को बंद आंखों से देखेंगे, घुटनों पर अपनी चेतना को ले जाएंगे, जांघों पर, नाभि के नीचे के सारे अंग, जेनाइटल ऑर्गन्स, हिप एरिया,
नाभि के ऊपर, हृदय, हार्ट, छाती, पूरा शरीर को धीरे धीरे आनंदित होते हुए देखिए, मुस्कुराते हुए, किसी शीशे की जरूरत नहीं। गला, आपका सुंदर सा चेहरा, दाहिना कंधा, चेतना को घुमाना है, बंद आंखों से ऑर्गन्स को देखना है। दाहिना कंधा, कोहनी, कलाई, दाहिनी उंगलियां, बायां कंधा, बाएं कोहनी, बाएं कलाई, बाएं हाथ की उंगलियां। सिर के ऊपर ध्यान को ले जाएं, सहस्त्रार चक्र, सिर के पीछे, गर्दन के पीछे, छाती के पीछे, पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, और अब पूरा शरीर। सिर से शुरू करिए, नीचे तक स्कैन कीजिए और नीचे से ऊपर, जैसे लैपटॉप पे माउस चलाते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगा ले, सेंटर ऑफ आईब्रोज, जहां हम बिंदी लगाते हैं। और अब आपको ऑटो सजेशन देना चाहिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ। गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाइए, शोल्डर्स को हिलाइए, हथेलियां आपस में रगड़ें और रगड़ें। जब वो गर्म हो जाएं, आंखों पे रखें, चेहरे पे मलें और मुस्कुराते हुए आंखों को खोलें। कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है सिर्फ 4 मिनट हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा, ठीक है, करने से पहले। तो 4 मिनट में इतना रिफ्रेश फील कर सकते हैं। जो मैंने कराया है वो योग निद्रा का एक पार्ट है। 1 मिनट शांत हो जाइए, आई नो टाइम हो रहा है, सबको जाना है। वो योग निद्रा का पार्ट है। यूट्यूब पे नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता डाल के योग निद्रा मिल जाएगा मेरी आवाज में, जैसा मैंने कराया है, जिसमें मैं थोड़े थोड़े इनोवेशन करती रहती हूँ कि बैठ के करा दिया, खड़े होके करा दिया, क्योंकि हमने खुद किया है, ठीक है। जिंदगी में तेज भागना है तो उसी हिसाब से इनोवेशन करना पड़ेगा, लेमार्क और डार्विनवाद। हाँ, आंखें थक रही हैं तो उसी में समय निकाल के कुछ कुछ करना पड़ेगा। अलग से समय नहीं मिलेगा इतना सारा कि हम सुबह भी 1 घंटा योग कर ले जाएं, शाम को भी कर ले जाएं, उसी में समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है वो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक अकाउंट शिखा गुप्ता ढूंढ सकते हैं। थैंक यू। एल्कलाइन और एसिडिक डाइट, जिसके बारे में हम लोग को मालूम नहीं था। खाना तो खाते हैं, सब लोग खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ खा जाते हैं, जैसे दही, पापड़, अचार, चाय, जिसके बारे में बोला, सुबह क्या खाना है क्या नहीं खाना, बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ बताई, जो हम लोग आज अपने पूरे परिवार को जाके सब बताएंगे, सिखाएंगे और सबको स्वस्थ रखेंगे। तो आज के क्रम में मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी से मैं चाहूँगी हमसे कुछ आशीर्वचन दी कि हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। महिलाओं के मुद्दों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सभी संवेदनशील हैं आज के समय में, और उसी में से एक मुद्दा जो है, जैसा कि आपकी मैडम ने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में नवयुग कन्या महाविद्यालय में ये 9 तारीख तक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें कि जुम्बा ट्रेनिंग एक दिन हुई, एक दिन योग हुआ, आज आपका हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर लेक्चर हुआ। मैडम का नेचुरोपैथी सेंटर है, वहाँ पर वो सारी थेरेपीज देती हैं। और देखिए, हम लोग को नहीं पता होता, खासतौर पे वो चाहे कैंटीन हो चाहे बाहर का हो। जैसा मैडम ने कहा ना कि मोमो में भी नुकसान नहीं करे, क्योंकि वो अगर हम आटे में खाएं तो शायद नहीं करें, आटे में आप सब्जियां डाल दो। हम लोग जैसे कि जो हमारे घरों में फरा बनता था तो उसमें प्रोटीन और या तो चावल के आटे में बनता है या तो
नॉर्मल आटे में बनता है। तो इस तरीके से हम करें, या अगर हम कोई चीज़ विदेशों की अपना भी रहे तो अपने अनुसार उसको मोल्ड कर लेते हैं। अब अगर चाउमीन भी किसी को बहुत महीने में 1-2 बार खाने का मन कहता है तो उसका भी हम लोग देसीकरण कर देते हैं। तो हालांकि मैं भी थोड़ा इन सब चीज़ों में रुचि लेती हूँ, तो मुझे ये है कि हमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। और ऐसा नहीं कि आज लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के प्रति, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, आपके ग्रैंड मदर जो होंगी, उन सबको अगर आप देखें तो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाती थी। बीच में कुछ मट्ठा ले लिया, मतलब लिक्विड कुछ ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज वो जो 16 घंटे फास्टिंग की बात आ रही है, वो 16 घंटे की फास्टिंग हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है। मैंने तो अपने बचपन से सबको देखा था ये चीज़ कि जो है हमारे दादी बाबा लोग दिन में 2 ही बार कुछ खाते थे। और हम लोग का क्या है, जैसे मैम बार बार मंचिंग, मतलब बार बार कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहना, जिसका मैं नॉर्मली विरोध ही करती हूँ कि हर बात पे बिना हाथ धोए नहीं खाना। ये सब चीज़ें बताई उन्होंने, बहुत ज़रूरी है। बस ये है कि आधुनिकता का जो इस समय युग चल रहा है उसमें हम बहुत चीज़ों को कूल मानते हैं कि अरे ठीक है सब, तो अरे ठीक है सब कुछ नहीं। हम लोग पहले उसको सात्विकता से जोड़ते थे, पर वो सात्विकता के साथ साथ साइंटिफिक भी है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है। जैसे कि विंटर्स में ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए तो खेत से ही वो सब आपका चने का साग होता था, वहाँ कोट, मतलब उसको कुपट कहते हैं, खोट के कहते हैं, तो उसको जो है वो चटनी ले जाते थे, वहीं पे खा लेते थे। पर वो क्योंकि नेचुरल था एकदम, तो नहीं नुकसान करता था। तो मैं आज से आप जब अपनी डाइट लें तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि अगर आप नहीं भी खाना चाहते तो घर में ही आपको सब लोग पीछे पड़ जाते हैं कि अरे कुछ खा नहीं रहे हो, आज कुछ खा नहीं रहे हो, अरे इतना सही खा लो। हम लोग को तो याद आता है, हम लोग को बचपन में जगा के मतलब जगह में ही खिला दिया जाता था। तो मतलब खाने को इतना इम्पोर्टेंस, खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बहुत देते हैं। और ऐसा नहीं कि प्रोटीन कोई हमारा दुश्मन है, प्रोटीन एक समय तक जरूरी है। अब हम लोग 40 के ऊपर हैं तो हम लोगों को अपने डाइट में प्रोटीन को कम करना है, पर हम अपने कम करने के चक्कर में अपने बच्चों का भी कम कर रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि वो बच्चे हमारे ग्रोइंग एज में हैं, तो हमारे बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत है। अब मैम ने जैसे बताया कि छोले हैं या कुछ भी जो राजमे हैं, या जैसे आप सैलेड देखते हैं, आप जाते हैं पार्टीज में तो उस तरीके की सैलेड भी मिलती है, तो उसी को आप सैलेड के रूप में खा लीजिए। तो ऐसे मुझे लगता है कि आज के लेक्चर से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ शिखा गुप्ता जी का और प्रशांत जी जिन्होंने कल योग सिखाया, उनके माध्यम से आप आई, मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना फ्रूटफुल लेक्चर रहा। और ख़ास तौर पे एंड में जब आपने योग निद्रा वाला करा दिया रिफ्रेश, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह से जो हम लोग का पीरियड है, हम लोग को मेरा सुबह 8 से 1 तक की मैंने 20-22 साल नौकरी, उसके बाद से एकदम से 10 से 4 हो गया, तो बहुत मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। और जो आप बता रही हैं तो उसमें वो हल्की सी नैप ले सकते, मतलब नैप टाइप का ही था, और बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान रखें, जो मैम ने बताया है उसको हम माइंड में भी लें, और जब कुछ करें तो उसको याद रखें। जब आप ये बाहर, मैं ठेले वालों को सड़क पे नहीं मना कर सकती हूँ, पर आपको मना कर सकती हूँ कि आप उन लोग से लेकर मत खाएं। और जब आप डिमांड करोगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं वो जानते हो कि डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ निर्भर है। अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट डिमांड करोगे तो न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगी। अगर आप जो है सिर्फ चतुरपंथी वाला जो है वो करेंगे कि हमें वही डिमांड करोगे तो वही बिकेगी, वही सप्लाई उसी की होगी। तो आप अपनी थोड़ी सी अपनी डिमांड को मोल्ड करिए, देखिए सप्लाई वैसी होने लगेगी। पहले हालांकि वो थोड़ा अनहाइजीनिक इसलिए होता है कि खुले में लेके घूमते थे, और भारत में लोग कुछ भी कभी भी कैसा भी खा लेते हैं, ये मुझे थोड़ा सा देख के लगता है। जैसे चना है तो चना, मैंने कहा ना कि कच्चे चने में आप जितने भी सैलेड के चीज़ें हैं, मूली है, गाजर है, खीरा है, मिर्चा, धनिया, टमाटर सब काट के खाइए। ये सुबह डाइट आप ले लीजिए, फिर आपको एक बाउल खा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और हम सिर्फ अपनी जबान के लिए नहीं खाएं, हम अपने हमारा पेट अगर हम कह रहा हो कि हाँ मुझे ज़रूरत है, भूख लगी है, तब आप खाएं। और खाना कोई हमारा दुश्मन नहीं है, पर ये बात ज़रूर है, हमारी जो अर्बन एरिया में सेडेंटरी लाइफ जो हो गई है
उसकी वजह से हमें कम खाने की आवश्यकता है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको उतने कैलोरी की आवश्यकता है, इसलिए वो उनको उतनी ज़रूरत है और वो खाते हैं। तो अगर आप उतनी मेहनत करें, जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको आप नहीं कहोगे कि आप बहुत कम खाओगे, उनको तो उतने डाइट की ज़रूरत है। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं किसी भी प्रकार का और या रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हो तो उनके लिए ज़रूरी है और आप उसके लिए आप वो डाइट लीजिए। तो मैं फिर से शिखा जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रोफेसर सीमा पांडे जी जिन्होंने इस पूरे 5-6 डेज़ की जो वर्कशॉप है इसको अरेंज किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स कमेटी है, NSS के जितने भी POs हैं, ऐश्वर्या सिंह जी, मनीषा जी, श्वेता और चंदन यहाँ नहीं हैं अभी, तो चंदन जी, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई कि आप सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अभी 2-3 दिन वुमेंस डे के बचे हैं, क्योंकि महिला अगर स्वस्थ होगी तो उसके खुद के लिए तो ज़रूरी है ही स्वास्थ्य अच्छा रहना, सभी के लिए ज़रूरी होता है, पर पूरा परिवार वो तभी चला पाएगी। और आजकल तो महिलाएं जॉब भी कर रही हैं, उनके जो रोल्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो रोल्स तभी निभा पाएंगी जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा समय अपने को दीजिए, वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, नेचुरोपैथी डाइट लीजिए, और इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। मैंने अपनी भी लाइफ में इस चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि मैं तो कुछ टर्म्स में, क्योंकि कोविड जो है ठीक ही रहा कि मतलब उसने हम लोगों को थोड़ा तो हेल्थ कॉन्शियस बनाया है। तो उस दौरान जैसे में गिलोय है, कड़ी पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, जरा कुछ ये उबाल के हम लोग ने काढ़ा पिया और कोविड से भी बचे रहे, या हुआ भी होगा तो निकल आए। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे पहले बहुत एलर्जी टाइप की ज़्यादा थी, थोड़ा कम है पर बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो चीज़ उस चीज़ में बहुत फ़र्क आया। और कुछ लोगों को मैंने बताया, उन्होंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो किया और उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो ऐसा नहीं, मैडम भी आपको जब ये चीज़ बता रही हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ में उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तब आपको बता रही। और आयुर्वेदिक के साथ साथ नेचुरोपैथी का भी अपना एक महत्व है, और हम इसी को होलिस्टिक हेल्थ को कहते हैं। और मैडम का अपना सेंटर है, वहाँ पर वो तरह तरह की थेरेपीज़ के माध्यम से अगर कोई बीमारी है तो उसको ट्रीट करती है। तो उन्होंने आज जो बताया वो हमें डेली लाइफ में करना चाहिए कि जिससे हम बीमारियों से थोड़ा दूर रह सके। कोई ऐसा नहीं जो कभी बीमार नहीं होता, पर उसको कमी की जा सकती है, उसका रिस्क जो है आप कम कर सकते हैं। फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज छात्राओं ने उनकी इंटरेस्ट की चीज़ थी तो इसलिए बहुत ध्यान से सुना, उस चीज़ को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Shikha in 4 words. Interesting, impressive and insightful lecture, isn't it? And impacting, very very impacting that Yoga Nidra. So a very big hand for her. Thank you. योग निद्रा ने तो बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया हम लोगों को, पूरी थकान दूर हो गई थी। मैम का जो कंसल्ट है, मैम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर दिए हैं। आप लोग फेसबुक में जाके हेल्थ इज़ वेल्थ अगर आप सर्च करोगे तो उस पर आप लोग मैम को पूरा डिटेल मिल जाएगा। और मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। किसी फैमिली मेम्बर को अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, नोट कर लीजिए 97938333। मैं रिपीट कर रही हूँ 9793849333 लास्ट में। डॉक्टर शिखा गुप्ता, ये प्रसिद्ध नेचुरोपैथी हैं लखनऊ की, और लगभग 25 सालों से आप इसी फील्ड में हैं। बहुत सारी जो जैसे मैम ने कहा था कि पर्सनल अगर किसी की कोई बीमारी है तो उसका अलग इलाज है, उसकी अलग डाइट है, तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी इसमें फेसबुक में जाके आप फेसबुक में रिव्यूज़ जरूर दे लीजिएगा आज के लेक्चर के बारे में, और मैम का जो भी आपको अच्छा लगा वो। अच्छा, गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि आज जो हमारी टीम पूरी काम कर रही है, NSS शारीरिक शिक्षा विभाग और मिशन शक्ति की ओर से हम आज के इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे BEd विभाग की डॉक्टर मनीषा बलोनिया जी को यहाँ बुलाती हूँ।
कि आप आएँ और आज का जो धन्यवाद ज्ञापन करें। नवयुग कन्या महाविद्यालय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ के कोलैबोरेशन में आयोजित होने वाले इस इंटरनेशनल वुमेन्स वीक के इस कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हुई डॉक्टर शिखा गुप्ता जी को मैं मिशन शक्ति, राष्ट्रीय सेवा योजना और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और समस्त नवयुग परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने आज हम लोगों को इतनी छोटी छोटी सी बारीकियों से अवगत कराया है जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही यूजफुल कह सकते हैं, जिनको हम लोग अनदेखा करते हैं। आपने उन सब चीज़ों को आज बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि 80% अल्कलाइन होना चाहिए हमारे डाइट में, 20% एसिडिक हमारे फूड मटेरियल्स को हम लोग को लेना चाहिए। ये हम लोग को बहुत अच्छी एक यूजफुल हम लोग को बात जानकारी मिली हुई है। इसी तरीके से जैसे हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग बहुत थाली को बहुत रंग बिरंगा बनाने की कोशिश करते हैं कि मल्टीग्रेन है। आपने बताया कि हमको केवल फोकस करना चाहिए एक ग्रेन या फिर जो भी हम फ्रूट्स ले रहे हैं वो हमको एक फ्रूट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय अपनी थाली को रंग बिरंगा करने के लिए। आपने और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों के बीच में उजागर किया और हमें लगता है हमारे बीएड के बच्चों के लिए आज ये सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि आप लोग के सिलेबस का एक पार्ट है ये हाइजीन जिसमें है, और उसमें एक आप लोग का ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक भी आपका इसमें आता है। तो इसमें आपको समझने में बहुत मदद मिली हुई होगी। आपने साथ साथ योग निद्रा, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस लेवल जब हमारा बहुत हाई हो जाता है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए कई सारी ऐसी टेक्निक बताई हुई है। इसके लिए भी हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में यहाँ हमारे प्रिंसिपल जो कि हम लोग का हमेशा मनोबल बढ़ाए रहती हैं ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि इस तरीके के कार्यक्रम जो बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड हो, क्योंकि परिवार की धुरी एक लड़की, एक जो हम कहते हैं फीमेल जो होती है वो एक कोर्स में रहती है, सेंटर में होती है, जिससे एक नहीं दो परिवार डिपेंड करते हैं। आप यहाँ से यदि सीख के जाएंगी तो आप अपने इस फैमिली को भी आप बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज करेंगी और अपने ससुराल में जाकर भी अपने परिवार को बहुत अच्छे से तरीके से आप मैनेज कर देंगे, क्योंकि चीज़ों की आपको बारीकी पता है कि आपको कैसे क्या खान पान आपको अपने दैनिक जीवन में यूज़ करना है। क्योंकि जितनी भी चाहे रोग हो चाहे स्वास्थ्य हो, सब कुछ पेट से होकर के जाता है। यदि हम लोग रोग भी यदि ग्रसित होते हैं तब भी हमारे पेट का ही इसमें अहम रोल होता है। हम लोग उसमें ठूस ठूस के खाना डालते हैं, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। या फिर हम जो स्वस्थ होते हैं, यदि हमारे लगता है कि हमारे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, लेकिन सबका कहीं ना कहीं जाने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारे पेट से होकर के ही जाता है। तो हमारे यहाँ मैम ने जो लेक्चर दिया हुआ है कि इसमें जो हमको किस तरीके से खान पान अपना रखना है, कैसे अपने दैनिक जीवन को में अपनी चीज़ों को शामिल करना है, इसके लिए हमें लगता है यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके लिए ये सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। मैं आपको फिर से तहे दिल से सादर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारी प्रिंसिपल मैम में सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके मनोबल बढ़ाने से ही इस तरीके के कार्यक्रम हमारे संस्था में ऑर्गेनाइज हो पाते हैं। और यहाँ जितने भी लोग टीचर्स उपस्थित हैं हम उनका भी सादर आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब लोगों ने उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और विशेषकर हमारे स्टूडेंट जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए